हेलो ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस। हम आपको लूसेंट की जीके करा रहे हैं, जो कि ये ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट चल रहा है, वस्तुनिष्ठ वाला। ठीक है, वस्तुनिष्ठ में हम 3 अध्याय तक इसमें कर चुके हैं। ये चौथा आज है मौर्य काल। ठीक है, आज हम इसमें मौर्य काल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। हम आपको लूसेंट की दोनों बुक्स करा रहे हैं। एक तो आपकी डिटेल वाली है, जो 2 बुक्स जो आपकी लूसेंट की आपको पता होगा। एक तो आपकी डिटेल वाली है, दूसरे में आपकी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, तो दोनों बुक हम कर रहे हैं। तो ये हिस्ट्री वाला पोर्शन अभी चल रहा है इसका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें आज मौर्य काल हम पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ठीक है, चाणक्य जो थे उनका दूसरा नाम क्या था। चाणक्य के बारे में आपको पता होगा। चाणक्य का नाम, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। ठीक है, चाणक्य को क्या कहा जाता था, उन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है। तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य भी चाणक्य को ही बोलते हैं। ठीक है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य ये तीनों नाम एक ही हैं। तो और चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, तो इनके अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है, मैकियावेली के प्रिंस से। ठीक है, मैकियावेली के प्रिंस से इनकी रचना की जाती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो तुलना है वो किससे की जाती है, वो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। ठीक है, वह शासक कौन था जिसने राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। तो इसके ऑप्शन के मुताबिक तो यहाँ पर अशोक दिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। ठीक है, सम्राट अशोक की वो कौन सी पत्नी थी जिसने कि अशोक को प्रभावित किया था। तो वो कौन सी उनकी पत्नी थी, कारुवली। ठीक है, कारुवाकी जो उनकी पत्नी थी उन्होंने अशोक को प्रभावित किया था। ठीक है, कारुवाकी आप नाम याद रखेंगे, कारुवाकी। ठीक है, उनकी पत्नी थी जो जिन्होंने अशोक को प्रभावित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। ठीक है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है, या किस प्राकृत भाषा का उपयोग किया है, या भाषा होना चाहिए। तो किसका किया है इन्होंने, अर्धमागधी का। ठीक है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से अर्धमागधी का प्रयोग किया है। ठीक है, प्राकृति, किस तरह की प्राकृति का उपयोग किया है, अर्धमागधी। ठीक है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। ठीक है, बिंदुसार जो थे, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, इन्होंने अशोक को तक्षशिला में भेजा था। ठीक है, बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा था। ठीक है, बिंदुसार ने अशोक को कहाँ भेजा था, तक्षशिला में भेजा था। क्यों भेजा था, ये विरोधियों को कुचलने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी है। ठीक है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसको देवान प्रियदर्शी भी कहा जाता है, ये अशोक को कहा जाता है। ठीक है, अशोक का जो नाम है, उन्हें एक नाम, इस नाम से भी उन्हें जाना जाता है, देवान प्रियदर्शी के नाम से।
ठीक है, देवान पियादसी के नाम से अशोक को जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे देवान पियादसी के नाम से अशोक को जाना जाता है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्राचीनतम कौन है? मौर्य राजवंश। ठीक है, मौर्य राजवंश का नाम आप याद रखेंगे कि जो मौर्य राजवंश है वो सबसे प्राचीनतम राजवंश है। ठीक है, मौर्य राजवंश जो है वो सबसे प्राचीनतम राजवंश है। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? जो कौटिल्य थे या चाणक्य जिनको बोलते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य जो थे उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था। ठीक है, और कौटिल्य या जब चाणक्य जो थे वही चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री आगे चल के हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया था? ठीक है, कलिंग विजय के उपरांत, ठीक है, कलिंग की विजय के बाद जो अशोक थे इन्होंने किस धर्म को अपनाया था, किस धर्म को अंगीकृत किया था? ठीक है, कलिंग विजय के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कब अपनाया था इन्होंने? कलिंग विजय के बाद। ठीक है, कलिंग विजय के बाद अशोक ने जो था बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और इन्होंने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, चाणक्य के शासन विस्तार में चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनको तो पूरे टाइम इनकी मदद किसने की थी? चाणक्य ने की थी। ठीक है, चाणक्य की ही मदद से चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो शासक बने थे। ठीक है, तो पूरे टाइम इनकी मदद चंद्रगुप्त मौर्य की किसने की थी? चाणक्य ने की थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में चाणक्य ने पूरे समय इनकी मदद की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ठीक है, जो सांची है, सांची किस कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये बौद्ध कला का निरूपण करता है। ठीक है, सांची जो है वो किस कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो वो बौद्ध कला को बताता है। ठीक है, सांची जो है वो किस कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? वो बौद्ध कला के बारे में है। बौद्ध कला का निरूपण सांची करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ठीक है, वो कौन सा शासक था जिसने अपने आखिरी दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी समय में जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किसको अपना लिया था? जैन धर्म को। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? यहाँ थोड़ा सा लाइट हो रहा है, मैं पढ़ के बता रही हूँ, समझ लीजिए। मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा का नाम, प्रचलित इनकी मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण। ठीक है, पर्ण जो है वो मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा का नाम था। क्या था? पर्ण। पर्ण आप नाम याद रखेंगे। जो पर्ण था इनकी मौर्य साम्राज्य की मुद्रा का नाम था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा प्रचलित थी उसका नाम पर्ण था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से मौर्य वंश का शासक नहीं है। अब ये कुछ शासक दिए गए हैं, इनमें से आपसे पूछा है मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है। ठीक है, नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आप गलत कर देंगे। इसलिए जो अजातशत्रु है वो मौर्य वंश का नहीं है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंबिसार जो है ये तीनों मौर्य वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त को आप जान गए हैं, अशोक भी मौर्य वंश का है और बिंबिसार भी मौर्य वंश का है। ठीक है, जबकि अजातशत्रु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ?
ठीक है। तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी जो था वो कुणाल था। ठीक है, कुणाल जो था वो अशोक का उत्तराधिकारी हुआ था। ठीक है, तो कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था, याद रखेंगे आप। अशोक का उत्तराधिकारी जो था वो कौन था? वो कुणाल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, मुद्र राक्षस किसकी लेखक की, कौन से लेखक की, ये किस लेखक ने लिखी हुई है मुद्र राक्षस? ठीक है, ठीक है, तो मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्षस एक किताब है जिसे किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने। ठीक है, मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखा दत्त है। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो लिखी है ये विशाखा दत्त ने लिखी है। नाम याद रखें, बुक्स वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस जो किताब है वो ये लिखी है विशाखा दत्त ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विशाखा दत्त की प्राचीन भारत नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? ठीक है, जो मुद्रा राक्षस की यहाँ पे आपसे विषय वस्तु पूछी गई है। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त ने लिखी है, प्राचीन भारत नाटक है। इसमें प्राचीन भारत नाटक को बताया गया है, ये किस विषय पर आधारित है, इसकी विषय वस्तु पूछी गई है। तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में दूरभी संधियों के बारे में है। ठीक है, ये किसके बारे में है? मौर्य साम्राज्य के समय, जो मौर्य साम्राज्य के समय में जो भी राज दरबार में दूरभी संधियों के बारे में इनको ये पुस्तक बताती है। ठीक है, मौर्य समाज के बारे में बताती है, मौर्य के राज दरबार में क्या क्या हुआ करता था, या फिर दूरभी संधियों जो भी इससे संबंधित है उनके बारे में ये बताती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र, ठीक है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किन शासक के पहली बार जीते थे? ठीक है, कौन से शासक थे जिन्होंने पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था? ठीक है, तो कौन से शासक ये थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीत लिया था। ठीक है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीत लिया था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? ठीक है, ये अशोक ने की थी। ठीक है, अशोक जो राजा थे, अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा, ठीक है, करुणा, उदारता और सहिष्णुता, ये त्रिविधि के आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। किसने की थी? अशोक ने। ठीक है, अशोक का नाम आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ठीक है, कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे अशोक के शिलालेख नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान दीजिए नहीं शब्द पर। तो ये पाटलिपुत्र जो है यहाँ पे अशोक के शिलालेख नहीं मिलते हैं। बाकी गिरनार, कंधार और टोपरा, ठीक है, गिरनार, कंधार और टोपरा में अशोक के शिलालेख मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? गिरनार, कंधार और टोपरा। ठीक है, गिरनार, कंधार और टोपरा में अशोक के शिलालेख मिलते हैं। और कहाँ नहीं मिलते हैं? ये पाटलिपुत्र में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो गिरनार, कंधार और टोपरा में अशोक के शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, और मिलते कहाँ नहीं है? ये पाटलिपुत्र में नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? हम पता चल चुका है हमें। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, या विष्णुगुप्त या कौटिल्य जिन्हें बोलते हैं। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में इन्हीं का योगदान था। ठीक है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ठीक है, नंद के पश्चात, नंद वंश के पश्चात मगध पर किसने शासन किया था? ये मौर्यों ने शासन किया था। ठीक है, नंद वंश के पश्चात
मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया था। ठीक है, नंद के बाद यहाँ पे मगध पे किसका शासन था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो मौर्यों ने शासन किया था नंद के बाद में। क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला जो थी वो मौर्य काल में शिक्षा की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध केंद्र था वो क्या था? तक्षशिला। ठीक है, मौर्य काल के समय में शिक्षा के लिए तक्षशिला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती थी। मेघस्तनीज की पुस्तक का क्या नाम था? ठीक है, मेघस्तनीज की पुस्तक का नाम यहाँ से पूछा गया है कि मेघस्तनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो मेघस्तनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। ठीक है, मेघस्तनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो मेघस्तनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, ठीक है, कौन सा है वह? विशाखा दत्त। ठीक है, विशाखा दत्त का जो ग्रंथ है, ऊपर हमने देखा था विशाखा दत्त के ग्रंथ के बारे में। तो विशाखा दत्त का जो ग्रंथ है, विशाखा दत्त ने जो अपना ग्रंथ लिखा है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है। ठीक है, विशाखा दत्त का जो ग्रंथ है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा वर्णन किसका दिया गया है? विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ठीक है, वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? ठीक है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किसमें मिलता है? इंडिका में। ठीक है, जो इंडिका पुस्तक है इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। ठीक है, इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो जो इंडिका पुस्तक है इसमें किसका वर्णन मिलता है? इसमें पाटलिपुत्र का वर्णन मिलता है इंडिका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, अशोक के शिलालेख। ठीक है, अशोक के शिलालेख में उपयुक्त भाषा है। ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा है? प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया गया है। अशोक के शिलालेखों में प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया गया है। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा उपयोग की गई है? प्राकृतिक भाषा। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? कौन सा मौर्य राजा था जिसने दक्कन की विजय प्राप्ति की थी? दक्कन को जीता था। किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, कौन सा राजा था मौर्य वंश का जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त की थी। ठीक है, दक्कन में विजय किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, मेगस्तनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? ठीक है, मेगस्तनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है, मेगस्तनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है, 7 श्रेणियों में मेगस्तनीज ने भारत को विभाजित किया था। याद रखेंगे 7 श्रेणियां। क्वेश्चन नंबर 32, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है इसमें उन्होंने किस पहलू पर प्रकाश डाला है? इसमें उन्होंने राजनीतिक नीतियां बताई हैं। ठीक है, इन्होंने कौटिल्य जो चाणक्य थे इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियां बताई हैं। ठीक है, क्या बताई हैं? राजनीतिक नीतियां बताई हैं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियां बताई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में
सम्मिलित नहीं है। अब नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है कि कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में नहीं है। तो श्रीलंका नहीं था इनके साम्राज्य में, ठीक है। अशोक के साम्राज्य में क्या क्या है ये आप देख लीजिए। अफगानिस्तान था, बिहार था और कलिंग था, ठीक है। अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग अशोक के साम्राज्य में था, ठीक है। अशोक के साम्राज्य में क्या क्या थे? अफगानिस्तान भी था, बिहार भी था, कलिंग भी था, लेकिन श्रीलंका नहीं थी, ठीक है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? ठीक है, तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 35, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, ठीक है। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल था वो किसका बना हुआ था? वो लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे कि जो चंद्रगुप्त का महल था पाटलिपुत्र में किसका बना था? वो लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, बाबर जहानाबाद, ठीक है। जो बाबर था, बाबर जहानाबाद जिले की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया था? ठीक है, बाबर की जो गुफाएं थी, बाबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय ग्रहण के रूप में किसने किया था? ठीक है, जो बाबर की गुफाएं जहानाबाद में थी, जहानाबाद की जो बाबर की गुफाएं थी उनका प्रयोग आश्रय के रूप में किया था अजातशत्रु ने, ठीक है, सॉरी अजीविकों ने किया था। किसने किया था? अजीविकों ने, ठीक है। जो अजीविकों थे, अजीविकों ने बाबर की गुफाओं का उपयोग किया था आश्रय लेने के लिए, रुकने के लिए, ठहरने के लिए, ठीक है। तो बाबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने किया था, आजीविकों ने किया था यहाँ पर रुकने के लिए, ठहरने के लिए। आजीविकों ने बाबर की गुफाओं का उपयोग किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ठीक है, कौन सा ऐसा अभिलेख है जो ये बताता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ठीक है, चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, ये बताता है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त जो थे उनका प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है, ये रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख बताता है। ठीक है, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ठीक है, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख जो है ये बताता है कि उससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम तक फैला हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ठीक है, वो कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है? वो है भाब्रू स्तंभ। ठीक है, भाब्रू स्तंभ ऐसा स्तंभ है जिसमें कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, भाब्रू स्तंभ जो था, भाब्रू स्तंभ में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, ये केवल एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक ने इस तरह की बातें की हैं। ठीक है, केवल एकमात्र की बात यहाँ पे की जा रही है कि केवल जो भाब्रू स्तंभ है उसी में केवल अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ आपको 2 सूचियां दी गई हैं जिन्हें मिलान करना है, सूची 1 और 2। चंद्रगुप्त का संबंध किससे था? तो चंद्रगुप्त जो थे इन्हें सैंड्रोकोटस भी कहा जाता था।
ठीक है। जो चंद्रगुप्त थे इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता था, इन्हें सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो सेंड्रोकोटस किसे कहते थे, चंद्रगुप्त को कहा जाता था। सेंड्रोकोटस आप नाम याद रखेंगे कि जो सेंड्रोकोटस है ये चंद्रगुप्त को कहा जाता था, ठीक है। तो सेंड्रोकोटस किसे कहते थे, चंद्रगुप्त को। बिंबिसार, बिंबिसार को अमित्रघात भी कहा जाता था, ठीक है। बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था, अमित्रघात, ठीक है। बिंबिसार को अमित्रघात भी कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन अलग अलग पूछा जा सकता है कि अमित्रघात किसे कहा जाता था, तो आप याद रखेंगे अमित्रघात जो है वो बिंबिसार को कहा जाता था, ठीक है। अमित्रघात बिंबिसार को कहा जाता था। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त को कहा जाता था, ठीक है। और अशोक, अशोक को क्या कहा जाता था, पियदस्सी, ठीक है। अशोक को पियदस्सी कहा जाता था। पियदस्सी के नाम से कौन जाना जाता था, तो पियदस्सी के नाम से अशोक को जाना जाता था, ठीक है। और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। विष्णुगुप्त किसे कहते थे, अब एक बार आपको मैं रिवाइज करा दूं। विष्णुगुप्त किसे कहते थे, विष्णुगुप्त कहते थे चाणक्य को, ठीक है। अमित्रघात, अमित्रघात बिंबिसार को कहा जाता था, ठीक है। बिंबिसार को क्या कहा जाता था, अमित्रघात, ठीक है। तो बिंबिसार को क्या कहते थे, अमित्रघात। अमित्रघात किसको कहा जाता था, बिंबिसार को। सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस कहते थे चंद्रगुप्त को। पियदस्सी कहा जाता था अशोक को, ठीक है। आई होप आपको याद हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, ठीक है। पहला, प्रथम मतलब पहला, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पहला भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई थी। पहले भारतीय साम्राज्य की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, ठीक है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, उसे क्या बोलते हैं, कालसी कहा जाता है, ठीक है। कहाँ पर है, कालसी में है। कालसी में जो है उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में, ठीक है। अशोक का एक शिलालेख स्थित है कहाँ पे, कालसी में। उत्तरांचल में है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख जो है कालसी में भी स्थित है। सांची का स्तूप, क्वेश्चन नंबर 42, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची का स्तूप जो है वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, ठीक है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज जो है जेम्स प्रिंसेप थे, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप थे, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप का नाम याद रखेंगे। जेम्स प्रिंसेप जो थे अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले पहले अंग्रेज थे, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले पहले अंग्रेज थे, इनका नाम याद रखेंगे आप, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले पहले अंग्रेज कौन थे, पहला ऐसा कौन सा अंग्रेज था जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, तो वो जेम्स प्रिंसेप थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, ठीक है। कलिंग युद्ध की विजय, ठीक है, कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन, ये दोनों बातें एक साथ मिलती हैं। कलिंग की विजय और क्षत्रियों का वर्णन, ये अशोक के शिलालेख, जो अशोक का 8वां शिलालेख है, इसमें मिलता है, ठीक है। अशोक का जो 8वां शिलालेख है, ये अशोक का 8वां शिलालेख ये बताता है कि अशोक की कलिंग विजय के बारे में बताता है और ये क्षत्रियों का वर्णन करता है, ठीक है। तो अशोक का जो 8वां शिलालेख है इसमें अशोक की कलिंग विजय को दर्शाया गया है और क्षत्रियों का वर्णन भी इसमें
बताया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ठीक है, तो किसके दरबार में आए थे? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, मेगस्थनीज कहाँ से आए थे? यूनान से। यूनानी राजदूत थे मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज जो थे यूनानी राजदूत थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 315 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ठीक है, तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ठीक है, ऐसा कौन सा राजा था जो कि जनता के संपर्क में रहता था? तो वो राजा अशोक था। ठीक है, कौन सा राजा था? अशोक। अशोक एक ऐसा राजा था जो कि जनता के संपर्क में रहता था। ठीक है, अशोक एक ऐसा राजा था जो कि जनता के संपर्क में रहा करता था। ठीक है, तो अशोक का नाम आप याद रखेंगे। अशोक ऐसा राजा था जो कि जनता के संपर्क में रहता था। क्वेश्चन नंबर 48, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? ठीक है, 261 ईसा पूर्व में जब अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके बाद उन्होंने क्या किया था? तो क्या किया था? भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए उन्होंने त्याग दिया था। ठीक है, जब अशोक की कलिंग विजय हुई है 261 में, ठीक है, तब कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा रक्तपात देखा था, लोगों को बहुत ज़्यादा मरते हुए देखा था। तो इन चीज़ों से वो बहुत आहत हुए थे, उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखकर, और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध की नीति को त्याग दिया था। ठीक है, गिव अप कर लिया था कि अब वो कभी कोई युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय के उपरांत भारी रक्तपात देखकर, ठीक है, युद्ध में भारी रक्तपात देखकर उन्होंने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। ओके, किसने? अशोक ने। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? ठीक है, अशोक की जो ज्यादातर अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, अशोक के ज्यादातर जो अभिलेख हैं वो किसमें है? प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ओके, अशोक के ज्यादातर अभिलेख किसमें है? अशोक के ज्यादातर जो अभिलेख हैं वो प्राकृतिक भाषा में है और उनकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल, ठीक है, वृषल का मतलब होता है निम्न कुल, शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किसमें किया गया है? ये मुद्राक्षस में। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो बुक है, मुद्रा राक्षस बुक में मौर्य के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इसमें वृषल शब्द का उपयोग हुआ है। ठीक है, मुद्रा राक्षस में, जो मुद्रा राक्षस किताब है, इसमें ये जो ऐसा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए निम्न कुल या फिर वृषल, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ये इनका प्रयोग किसमें किया गया है? कौन से ग्रंथ में? तो मुद्रा राक्षस में किया गया है और ये वृषल शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के लिए हुआ है। ठीक है, तो ये सभी 15 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। इनको 50 तक यहाँ रखते हैं इस वीडियो में, वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा। 50 के आगे के आप इसके दूसरे पार्ट में देखिएगा। ठीक है, गुप्त वंश का दूसरा पार्ट में बनाऊंगी, उसमें 50 के आगे के क्वेश्चन आप देखिएगा। ठीक है, अभी यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।